वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें आज के लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। आप किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड करते हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक सा मतलब। इनकी कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें या तो हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर दें, ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द एडिशन of oxygen to a substance is known as oxidation. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द रिमूवल of hydrogen from a substance is known as oxidation. अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्या हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल, हम लोग इन दोनों डेफिनेशंस को जो है ज्वाइन करके एक थर्ड डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। वो क्या होगी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is known as ऑक्सीडेशन। तो अभी एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल हम लोग दो देखेंगे, एक तो होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का और दूसरा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, और दूसरा क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, CH3OH। ठीक है, इसमें से हम अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बच जाएगा। देखो क्या है हमारे पास, CH3OH। इसमें से हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हमारा CH2O प्लस H2। ये तो हुआ, हमने क्या किया, हमने H2 को रिमूव कर दिया, तो एक H यहाँ से गया CH3 वाला और एक H हमारा OH का गया है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा होगा CH2O प्लस H2O। बट अगर हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है Ca2Ca, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना है, हमें ऑक्सीजन ऐड करनी है। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा हमारा, 2CaO। इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। ठीक है, ये बहुत इजी से एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब देखो
हमें ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, यानी कि यहाँ से H2 रिमूव करवाने के लिए और यहाँ पे O2 ऐड करवाने के लिए बहुत सारे रिएजेंट्स चाहिए होते हैं। रिएजेंट्स मतलब वो सारे कंपाउंड्स जो कि इस ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को करवाएंगे। तो सबसे पहले इस सारी दोनों तीनों डेफिनेशंस लिख लीजिए एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेटिंग रिएजेंट्स, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन करवाएंगे यही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एजेंट जो होता है वो वही होता है जो इस काम को करवाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन होगी, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैसे करवाएगा कोई, अगर सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करवा रहा है वो तभी तो कराएगा ना जब वो अपना ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस which give ऑक्सीजन, किस चीज के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमारी ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन थी वैसे ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन from a substance is known as oxidizing agent। क्या हम इन दोनों डेफिनेशंस को ऑक्सीडाइजेशन वाली डेफिनेशन की तरह लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस which give oxygen or remove hydrogen from a substance is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, सो ये बात हो गई हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि हेल्प करते हैं या फिर देते हैं अपना ऑक्सीजन एक सब्सटेंस को जो हमारा रिएक्टेंट है उसको, या फिर हमारा एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को निकाल देता है रिएक्टेंट में से, ठीक है। फटाफट से तीनों चीजें नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अब रिडक्शन रिएक्शन की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। देखो रिडक्शन क्या होता है, जब हम लोग या तो हाइड्रोजन को ऐड कर दें या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें। अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो गया, हाँ बिल्कुल। रिडक्शन जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। सो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस
addition of hydrogen to a substance is known as reduction. दूसरा क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. द रिमूवल of oxygen from a substance is known as reduction. अब जैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन के दोनों की दोनों डेफिनेशन या फिर दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिला के एक प्रॉपर डेफिनेशन बना ली थी, तो हम लोग रिडक्शन की भी क्या ऐसे ही एक प्रॉपर डेफिनेशन बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. द एडिशन of hydrogen or removal of oxygen from a substance is known as reduction. समझ में आ गई बात? वो रिएक्शन जिसमें या तो हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, वो हो जाती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन. एग्जाम्पल्स भी हम दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे. पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये दोनों एग्जांपल्स देखने हैं, ठीक है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का देखो आप सबसे पहले. H2 plus I2 gives, देखो हाइड्रोजन में आपने आयोडीन को प्लस कर दिया, क्या बन गया? HI 2 मोल्स. इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है. अगर अभी तक बैलेंसिंग नहीं आ रही है तो फटाफट जाके बैलेंसिंग वाला लेक्चर देख लीजिए आप लोग एक बार दोबारा से. अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो देखो हमारे पास क्या था? ZnO था. तो क्या बन जाएगा ये हमारा? Zn प्लस CO. Zn प्लस CO. हमारा रिएक्टेंट ये था ना, इसमें से ऑक्सीजन तो हट गई. सेम हमारा रिएक्टेंट ये था, इसमें हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, ठीक है. समझ में आ गई आपको ये सारी बातें? अब हम लोग रिडक्शन हो चुका है. अब एक बार रिड्यूसिंग एजेंट्स भी देख लेते हैं. जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है. एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स वो होते हैं जो कोई भी काम करवाते हैं, ठीक है. अब रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हो जाएंगे? जो रिडक्शन करवाएंगे. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस जो कि या तो हम अपना हाइड्रोजन दे देंगे और या फिर ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, ठीक है. अब देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट्स. अभी बताया मैंने रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो कि हमारा रिडक्शन करवाते हैं. और रिडक्शन कैसे करवाएंगे? या तो हाइड्रोजन रिएक्शन को दे देंगे या फिर ऑक्सीजन रिएक्शन से निकाल लेंगे. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. द सब्सटेंस which give हाइड्रोजन, कौन सा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन दे सके फॉर रिडक्शन is known as
क्या चीज? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दूसरा क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को निकाल ले, तो द सब्सटेंस विच removes oxygen is also called reducing agent. The substance which remove oxygen for reduction reaction is known as reducing agent. अब क्या हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज reducing agent. The substance which give hydrogen or remove oxygen for reduction reaction is known as reducing agent. ओके, तो ये चार चीजें लिख लीजिए फटाफट से. ध्यान में रखना, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन रिएजेंट बोलते हैं, जो रिडक्शन करवाएंगे उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. ओके, और हमारा रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन है वो अपोजिट है दोनों से. देखो, रिडक्शन में क्या होता है? RED लिखता है हम शॉर्ट में. रिडक्शन के अंदर क्या होता है? रिडक्शन के अंदर हमारा H2 तो हम लोग प्लस करते हैं और ऑक्सीजन को माइनस करते हैं. और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन को हम लोग प्लस करेंगे और हाइड्रोजन को हम लोग माइनस कर देंगे. ठीक है, फटाफट से नोट कर लो. और अब हम लोग देखने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, तो फटाफट से एक बार नोट कर लो, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. अब बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली में क्या है, और जिनको नहीं समझ में आया उन्हें हम अभी समझा देंगे. देखो, रिडॉक्स रिएक्शन की पहले स्पेलिंग लिखो, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. स्पेलिंग क्या है? REDOX, रिएक्शन. आप जरा वर्ड्स को तोड़िए और मतलब समझ लीजिए. RED मतलब रिडक्शन, OX का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन. हमारी रिएक्शन तो रिएक्शन है. ठीक है, सो वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, पर दोनों साथ साथ होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. अब एक बारी डेफिनेशन लिख लें. Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are referred to as redox reaction. Those reactions in which reduction and oxidation take place simultaneously is known as redox reaction. Okay students, मतलब
रिडॉक्स रिएक्शन का शॉर्ट में मैंने मतलब आपको बता दिया, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी साथ साथ हो और ऑक्सीडेशन भी साथ साथ हो, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हम रिएजेंट में ऑक्सीजन ऐड भी कर रहे हैं और रिमूव भी कर रहे हैं। ठीक है, अब फटाफट से एक बार ये चीज नोट कर लीजिए। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी आप ऐसे समझिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी जो हमारा एटम है ना, उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, देखो ये हमारा एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो वैलेंसी क्या होगी? उसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कितनी वैलेंसी हो गई? 3। तो ये होता है हमारा वैलेंसी। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होगी वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। द नंबर ऑफ electrons present in the outermost shell of an atom. आई होप आप लोगों को ये जो E माइनस दिख रहा है इसका मतलब पता होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स आप लोग ना अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी एक और चीज आपको जो वैलेंसी के बारे में ध्यान रखनी है कि जो वैलेंसी है ना वो डिसाइड करेगी जो हमारा एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो क्या हो जाएगा? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव or to accept or to share electrons to achieve the stability or octet state is known as valency. ये सिचुएशन हो गई, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, फटाफट से बार लिख लो। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम to give, accept or share the electrons to gain stability or octet is known as valency. octet state होगी, ठीक है, octet state is known as what? valency. देखो जितने भी हमारे एटम, देखो अब ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ी चीज लिख ली आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसको आपको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखो सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके आजू बाजू में हमारे सेल्स हैं, बहुत सारे शेल हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक एटम हो गया, और अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक और एटम बना लेते हैं। इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है, हमारे पास एक ही एटम नंबर ए है और ये एटम नंबर बी है। ठीक है, इस एटम नंबर ए के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे एटम नंबर बी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर एक एटम को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये स्टेबल नहीं है और ना ही ये स्टेबल है, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे? आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देंगे। ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा,
और दूसरा वाला क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तब इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन, सपोज ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको यहाँ पे दे दिए और इसके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये होती है हमारी वैलेंसी। ठीक है, मतलब एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस उसको ऑक्टेट रूल ऑब्टेन करने के लिए या फिर ऑक्टेट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने जो एटम्स हैं उनको देना पड़ेगा दूसरे एटम को, या फिर दूसरे एटम से लेना पड़ेगा, या फिर शेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार सारी चीजें लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑक्टेट रूल को एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक ठीक है, इंडिविजुअली स्टेबल होगा जिसके पास उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। यही बोलता है हमारा क्या, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन क्या होगी, एनी एटम वुड बी स्टेबल इफ देयर लास्ट शेल और वैलेंस शेल हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम। ठीक है, हीलियम हमारा एक्सेप्शन है। हीलियम के अलावा जो भी हम किसी भी एटम को स्टेबल बनाना चाहते तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने मैंडेटरी है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें, एनी एटम वुड बी स्टेबल कोई भी एटम स्टेबल तभी होगा जब उसके लास्ट शेल में इफ देयर आउटर मोस्ट शेल, और हम आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं, have a total 8 electrons is known as octet stability रूल। ठीक है, आसान भाषा में वो हर एक एटम जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब स्टेबल होंगे, बट इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, He फॉर हीलियम मैंने फुल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हमारी जो नोबल गैस होती है ना, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल सबने देखी होगी, कुछ ऐसी सा होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। इसका जो हमारा लास्ट कॉलम होता है ना, इसमें जितने भी हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सब ही नोबल गैस होते हैं। ठीक है, वो ही स्टेबल होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सो नोबल गैस आर स्टेबल। नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारी पूरी कोशिश रहती है या तो इलेक्ट्रॉन्स देके या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेके हम लोग जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। ठीक है, अभी ना एक एग्जांपल मैं आपको ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन का करवाना भूल गई थी, तो एक बार रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको कराना भूल गई थी। तो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत ही इजी सा मैंने एग्जांपल दिया जिसमें आप इजीली देख के समझ सकते हो। देखो, एक हमारे पास ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। इस वाले रिएक्टेंट में और इसके प्रोडक्ट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इन दोनों में क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, और वहीं अगर हम एल इस वाले रिएक्टेंट को देखें और हमारे सेकंड प्रोडक्ट को देखें तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एड ऑन हुआ है। सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई। दैट्स टू सिंपल। अभी आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। फटाफट से ये वाली एग्जाम्पल लिख लो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप फटाफट से नोट कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। एंड दैट्स ऑल for today's lecture. I hope you like this, and if you do so please hit the like button. Do share it with your friends and family. जो भी क्लास 10th में उन सबके साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कर लेना।
और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। और बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th और क्लास 10th का सारा हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।